गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 08 कर रहे हैं हम, यानी पार्ट 8। इसके पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं इसके अंदर। आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से 14 यानी 15 तक पूरे हम इसके क्वेश्चन करेंगे 14 तक। तो आइए हम सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 थे वो देख लेते हैं। मैंने वही एक चीज़ इसके अंदर हम किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बेस थ्योरम से। जो बेस थ्योरम है उससे रिलेटेड हम इसके अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 वही वाली बात है कि इसके अंदर हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, इवेंट को मानना है और इवेंट के अकॉर्डिंग में हमें आंसर लेकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। मतलब एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट और उनके मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता 0.01, यानी स्कूटर चालक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगा कितना, 0.01। कार ड्राइवर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 और ट्रक ड्राइवर जो एक्सीडेंटल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। तो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो उन बीमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। जो जितनी भी बीमित व्यक्ति हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति एक्सीडेंटेड हो जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा स्कूटर चालक ही होगा, यानी स्कूटर ड्राइवर होगा। देखो इसमें हमें 3 चीजें हैं, E1, E2 और E3। ये 3 है। एक तो है स्कूटर ड्राइवर, अब B माना हमने, E2 माना हमने कार ड्राइवर और ये माना हमने ट्रक ड्राइवर। ठीक है। अब टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, बात आती है टोटल ड्राइवर्स की। 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, टोटल कितने हैं 12000। अब मैं कह रहा हूं कि उसमें से एक बंदा एक्सीडेंटेड हुआ, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो, यानी स्कूटर ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो P ऑफ E1 निकाल लो। P ऑफ E1 कितनी है, 2000 अपॉन 1200 यानी कि 1/6। इसी तरीके से P ऑफ E2 कितना है, 4000 अपॉन 1200, 1200 नहीं सॉरी 12000 यानी कि 1/3। और P ऑफ E2 कितना है, P ऑफ E3 6000 अपॉन 12000 यानी कि 1/2। अब टोटल ड्राइवर्स हमने निकाल ली है। अब बात आती है कि एक इवेंट मैंने A माना जिसमें मैं कहता हूं कि एक्सीडेंट अकर्स, कि एक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एक्सीडेंट होता है यानी कि दुर्घटना होती है। दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना। अब क्वेश्चन वापस रीड करते केयरफुली कि ए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। फिर हम वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15, कि उनके एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कह रहा हूं कि वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ है, यानी P ऑफ E1 अपॉन A निकालना है। तो इसके लिए मुझे P ऑफ A अपॉन E1 मालूम होना चाहिए, यानी कि मुझे मालूम है
कि वो व्यक्ति स्कूटर का है लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो कि हमें कितने दे रखा है 0.01। मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति कार ड्राइवर्स का है और दुर्घटना हुई है उसकी, यानी कि 0.03। P ऑफ A अपॉन E3 0.15। चलो अब इसका फॉर्मूला तो अब तुम सबको याद हो ही गया होगा। कितने इवेंट है इसका? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 डॉट P ऑफ A अपॉन E3। तो P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1, ये हमने बेस थ्योरम लगा दी। तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है? 1/6 इंटू 0.01, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15 और इधर क्या है 1/6 इंटू 0.01। क्लियर है? ये हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्यूशन करते हैं, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01/6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.01/6 प्लस 0.03/3 प्लस 0.15/2। अब इस नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं। 0.01/6 अपॉन एलसीएम आ गया 6, तो 6 से 6 गया तो 0.01 प्लस 2 टाइम्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, यानी 0.06 प्लस 0.45। एलसीएम लेने के बाद इन सबको प्लस करो, देखो 0.01, 0.06, 0.45, 7 और 5 12 का 2 कैरी हुआ 1 और 5 यानी 0.52 यानी 0.01 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 0.52। 6 से 6 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बच गया 1/52। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा दुर्घटनाग्रस्त होगा और स्कूटर वाला ही होगा, वो है 1/52। यह हमारा आंसर कंप्लीट। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। Question number 9. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess. Let 3/4 be probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that the guess. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answer is correctly? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आंसर यानी प्रश्न उत्तर के कंपटीशन के अंदर सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसमें उससे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, तो उस प्रश्न का वो उत्तर या तो जानता है या फिर वो गेस करता है। जब वो जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी तो है 3/4 कि वो आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और वो आंसर नहीं जानता यानी वो गेस मार रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हम ये मान लेते हैं कि वो गेस मार रहा है, फिर भी उसने मतलब गेस किया, अनुमान लगाया, लेकिन उसने फिर भी आंसर करेक्ट बता दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता था और आंसर सही दिया। ठीक है, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने आंसर करेक्ट किया है, ये मुझे मालूम है, लेकिन कब करेक्ट किया है? जब वो जानता था। तो देखो इसने क्या बोला, एक इवेंट E1, एक इवेंट E2 और एक इवेंट A। तो E1 क्या बोला है कि एक तो वो आंसर जानता था यानी स्टूडेंट नोज द आंसर और स्टूडेंट गेस द आंसर। यानी E1 तो क्या मान लिया मैंने, स्टूडेंट नोज यानी कि विद्यार्थी उत्तर जानता था, या फिर E2 मैंने मान लिया स्टूडेंट गेस द आंसर।
या फिर स्टूडेंट अनुमान लगा रहा था उत्तर का, और ए मैंने मान लिया कि आंसर इज करेक्ट, कि उसका आंसर सही है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट आंसर जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ E1 जो है वो 3/4 है, और जो वो आंसर गेस कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं वो आंसर जानता है फिर आंसर करेक्ट देगा, वो आंसर जानता है तो आंसर करेक्ट देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। बिल्कुल जानता है तो आंसर करेक्ट देगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1। अब मैं कह रहा हूं कि वो आंसर गेस लगा रहा है फिर भी उसका आंसर करेक्ट हो रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4, कि वो गेस कर रहा है फिर भी उसका आंसर सही जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर सही दे रहा है, हम जानते हैं, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है तब सही दे रहा है। इधर हमें क्या गिवन है कि वो जानता है तब सही दे रहा है, हम इधर कह रहे हैं कि वो सही दे रहा है, लेकिन इसकी क्या बात है कि वो जानता है या फिर वो गेस कर रहा है, तो हमें इस वाली की निकालनी है। तो इसके अंदर हमने वही क्या चीज़ लगाई, बेस थ्योरम लगा दी, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2 P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1। चलो वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ E1 कितना है 3/4 डॉट 1, 3/4 डॉट 1, 3/4 डॉट 1 प्लस 1/4 डॉट 1/4, तो 3 1 जा 3/4, 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16, क्योंकि 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। आइए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3/4 अपॉन 16 इसका एलसीएम ले लिया तो 12 प्लस 1 यानी 3/4 इंटू 16, ऊपर नीचे तो ऊपर और ये 13, 4 3 जा 4 4 जा 16 यानी 4 3 जा 12 अपॉन 13। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर सही दे रहा है, जब दे रहा है सही जब वो आंसर जानता है, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 12/13। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसका स्क्रीन लेकर आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि सपोज 5% मैन एंड 0.25% वुमेन हैज़ वाइट हेयर। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि 5% आदमी और 0.25% महिलाएं हैं, सफ़ेद बाल हैं उनके, ठीक है। ए पर्सन विद वाइट हेयर इज चूजन एट रैंडमली, कि एक सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति एक यादृच्छिक चुना जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज मेल इज सिलेक्टेड, कि चुना गया व्यक्ति आदमी है, इस बात की क्या प्रायिकता है, जबकि हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल नंबर के अंदर हैं। तो हमने क्या बोला, इसके अंदर दो चीज़ मान ली, E1 E2 और एक A। E1 को मैंने बोला कि वो टू बी मेल, कि वो आदमी है हो सकता है, या टू बी वुमेन, कि वो औरत हो सकती है। और ए मैंने मान लिया कि उसके वाइट हेयर है, क्या है वाइट हेयर यानी कि सफ़ेद बाल। तो टू, अब इसने कहा कि एज्यूम दैट, दोनों के क्या है, एज्यूम दैट मान लीजिए देयर आर इक्वल नंबर, कि मैन और वुमेन, कि दोनों के नंबर जो है वो इक्वल है। और जब भाई नंबर इक्वल है तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हाफ हाफ हो जाएगी, 1/2 P ऑफ E2 1/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो जानते हैं कि वो मेल है, उसके बाद उसके वाइट हेयर है, ऐसे कितने बंदे हैं 0.5%, सॉरी 5%, और 5% को मैं क्या लिख दूंगा 5/100 इज इक्वल टू 0.05।
मैं ये भी जानता हूँ कि वो वुमेन है और उसके सफ़ेद बाल हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.25% है, यानी कि 0.025, इस बात की क्या है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सुनते हैं, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो प्रतिशत हटाया तो 100, 2 जीरो हटाया तो 0.2 डिजिट बाद तो ये आएगा 0.0025। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जानता हूं उसके वाइट हेयर है लेकिन वो मेल होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके सफ़ेद बाल है, हमें मालूम है, लेकिन वो मेल है। इधर क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि वो मेल है और उसके सफ़ेद बाल है, हम इधर क्या कह रहे हैं वो मेल है, तो इस बात की क्या हम जानते हैं कि वो सफ़ेद बाल है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेल ही वो मेल नहीं है। तो इसके लिए हम बेस थ्योरम लगाते हैं, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2। तो P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 क्लियर है। तो P ऑफ E1 कितना है, P ऑफ E1 है हमारा 1/2 इंटू A अपॉन E1 है हमारा 0.05, इसके बाद 1/2 इंटू 0.05 प्लस P ऑफ E2 1/2 इंटू 0.0025। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट वाली, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.05 अपॉन 2 अपॉन 0.05 अपॉन 2 प्लस 0.0025 अपॉन 2। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 0.05 अपॉन 2 अपॉन एलसीएम आया 2, तो 0.05 प्लस 0.025। अब इसको कैसे प्लस करेंगे आइए देखते हैं। देखो 0.0025 पॉइंट 0.0500 लिख लिया तो 2550, तो ये आएगा देखो 0.05 अपॉन 2 तो एज इट इज, ये 2 ऊपर और ये नीचे 0.0525 नीचे, ये 2 से 2 कट। अब पॉइंट हटाते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाया 2 डिजिट बाद तो नीचे 2 0 और नीचे से हटाया तो ऊपर 4 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 अपॉन 525 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, तो 100 अपॉन 105। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, 5 2 जा 10 और 0, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 20 अपॉन 21 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा के सफ़ेद बाल हैं लेकिन वो मेल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 20/21। पॉइंटों की कैलकुलेशन थोड़ी आराम से अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है, केवल पूरा खेल इस वाले पे डिपेंड है इतने पर, और ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन, यानी कि 2 दल अपने दल निदेशक के डायरेक्टर के लिए मतलब कंपीट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि पहले ग्रुप के जीतने के चांस 0.6 हैं और दूसरे ग्रुप के जीतने के चांस 0.4 हैं। तो फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, यदि अगर पहला ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और सेकेंड ग्रुप जीतता है तो उसके न्यू प्रोडक्ट की इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विंस। ठीक है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। हम कह रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो सेकंड ग्रुप से हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप से नहीं हो रहा है। तो देखो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में वही E1 और एक E2 और एक A, हम कह रहे हैं विन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड में हम कह रहे हैं विन सेकेंड ग्रुप, और ए कह रहे हैं इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, अब ये कह रहा है कि पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले की तो दे रखी 0.6 और दूसरे की दे रखी 0.4, यानी 0.6 और ये 0.4। अब मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि पहला ग्रुप जीता है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, और मैं ये जानता हूं कि दूसरा ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो P ऑफ A अपॉन E1 तो कितना दे रखा है हमको 0.7 और वह है 0.3, यानी कि 0.7 और यह है 0.3। तो ये हमसे पूछ क्या रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं जानता हूँ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो दूसरे ग्रुप से हो रहा है, यानी P ऑफ E2 अपॉन A। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, P ऑफ E2 अब डॉट P ऑफ A अपॉन E2, P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1। ठीक है, तो P ऑफ E2 कितना है 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.7। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 ज़ा 12, यानी 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 6 7 ज़ा 42, यानी 0.42, दोनों को ऐड करा यानी 0.12 अपॉन 0.54, पॉइंट से पॉइंट कट हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, यानी उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9 की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/9। बहुत इजी क्वेश्चन। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़ो कि सपोज ए गर्ल टॉस थ्रो ए डाइस। चलो इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेते हैं इसको, रफ कर रहा हूं मैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस, कल्पना करो कि एक लड़की जो है पासे को उछालती है। इफ़ शी गेट्स ए 5 और 6, अगर उसको 5 और 6 मिलता है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। शी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। ओके, कब उछालती है जब 5 और 6 मिलता है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ द हेड्स, और वो नंबर हेड के नंबर को नोट्स कर लेती है। इफ़ शी गेट्स 1 2 3 और 4 देन टॉस ए कॉइन वंस, अगर इन 4 अंक मिलते हैं 1 2 3 और 4, ये 4 मिलते हैं इसको, तो केवल एक सिक्का एक बार उछालती है और उसके हेड और टेल्स को ऑब्टेन करती है। इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 5 विद द डाई। तो अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है, लेकिन जबकि हम जानते हैं उसको क्या मिला है, एग्जैक्टली एक हेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको 1 2 3 और 4 ही मिला होगा। जैसे सपोज करो मैंने इसके अंदर एक तो E1 बोला, एक E2 बोला और एक A बोला। मैंने इसमें बोला गेटिंग 1 2 3 4, इधर मैंने बोला गेटिंग 5,6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई P ऑफ E1 की 4/6 यानी कि 2/3, और इसकी क्या हो गई P ऑफ E2 की
कि 2/6 यानी कि 1/3। अब ए क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली गेटिंग वन हेड। अब बात ये आती है कि जब इसको ये 1 2 3 मिल रहा था, यानी कि जब उसको 1 2 3 और 4 मिल रहा था तो केवल एक सिक्का एक बार, यानी हेड और टेल, ठीक है। लेकिन जब उसको 5 और 6 मिल रहा था तो वो 3 टाइम्स कर रही है, 1 2 3 अरे 4 5 6 7 अरे की 8, ठीक है। जब उसको गेटिंग 5 और 6 मिल रहा है, गेटिंग 1 2 3 4 5 और ये गेटिंग 5 एंड 6। तो देखो जब वो 1 2 3 4 पा मिल रहा है तो उसको केवल सिक्का एक बार, एच और टी। और जब उसका 5 और 6 उछाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 8 होता है, 8 का आधा 4 यानी 4 बार एच और 4 बार टी, 4 का आधा 2 तो 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 का आधा 1 यानी 1 बार एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे वापिस, क्या कह रहा है कि शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। तो चलो कोई बात नहीं, इसने इस तरीके से कर लिया। तो P ऑफ E1 और P ऑफ E2 हमने निकाल लिया। अब एग्जैक्टली गेटिंग वन हेड, अब मैं जानता हूं कि उसको 1 2 3 4 मिला है तो उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक एच है 1/2 यानी P ऑफ A अपॉन E2 कितना हो गया 1/2। ये कैसे आया आप लोगों को मालूम चला कि मुझे मालूम है कि उसको 1 2 3 4 मिला है तो इसमें हेड आने की, एक हेड आने की, तो इसमें भाई जब ही 4 नंबर मिल रहे हैं उसको तो केवल एक बार सिक्के को उछाल रही है, जिसमें एच की चांस कितने हैं 1, तो 1/2 कितने में से 2 में से। मैं जानता हूं कि उसको 5 और 6 मिला है तो उसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कम से अधिकतम एग्जैक्टली वन हेड, देखो इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कितने चांस उसके 3, कितने में से 8 में से। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जानता हूं कि उसको एग्जैक्टली एक हेड मिला है, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4 के अंदर ही वो एक हेड प्राप्त किया, यानी E1 अपॉन A। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 डॉट P डॉट A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A अपॉन E2। तो P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1। तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी, 2/3, 2/3 1/2, 2/3 इंटू 1/2 अपॉन 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8। तो ये 2 से 2 कट, ये 2 से 2 कट, ये 3 से 3 कट, तो क्या होगा 1/3, 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/8। एलसीएम ले लो साहब, तो 1/3 अपॉन 24, तो 8 प्लस 3 यानी कि 1/3 इंटू 24 अपॉन 11, 3 8 जा 8 24 यानी 8 अपॉन 11। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको, मुझे मालूम है एग्जैक्टली वन हेड मिला है लेकिन उसको पहले इवेंट से मिला है, यानी उसको 1 2 3 4 से ही उसको वो हेड मिला है। इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है 8 अपॉन 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट।
कि भाई ये कह रहा है कि एक कार्ड जो है 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से खो गया है फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, कि अब जो बाकी बचे हुए कार्ड हैं पैक के यानी उस गड्डी के, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फाउंड टू बी द बोथ डायमंड्स, उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं एक साथ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड का जो खोया गया कार्ड है वो डायमंड का है। देखो वापस सुनना क्या कह रहा हूँ कि 52 ताश की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खोए गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ तो ये हो गई कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि खोया गया पत्ता ईंट का हो, या फिर लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, कि खोया गया पत्ता डायमंड का नहीं हो। अब बात करते हैं एक ए इवेंट की। इसने कहा कि बोथ कार्ड्स और 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मैंने कहा बोथ कार्ड्स आर डायमंड, कि जो बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर, जो 2 कार्ड्स निकाले गए बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। मैंने बोला कि एक इवेंट एक ऐसा है जिसमें 2 कार्ड्स निकाले थे वो दोनों ही डायमंड का रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पी ऑफ इवन की, कि भाई मैंने कहा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि 52 ताश के पत्तों में से एक डायमंड का पत्ता खो गया है, तो डायमंड के कितने रह गए, 13 होते हैं, 13 में से 12, तो इसको कट करेंगे तो 6/26 यानी 3/13। और इसी तरीके से अगर पी ऑफ E2 कि नहीं है तो बाकी बचे 39 में से कोई एक खोया है, यानी 3/4, 13 की टेबल से जब इसको काटा तो ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 1/4 और 3/4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि खोया गया कार्ड डायमंड का है, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डायमंड है, जो बोथ कार्ड जो हमने ड्रॉन किए हैं वो हमारा डायमंड का है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक पत्ता इवन जो है वो लॉस्ट हुआ है किसमें से, 52 ताश के पत्तों में से, यानी कि और 2 पत्ते किसमें से निकाले हैं, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले हैं, 52/C2। कैसे हुआ ये कि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए हैं। अब बात आती है कि ए कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड, लेकिन अब डायमंड के रहे कितने गए, जब एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है उसमें से तो उसके 12 बचे, और उस 12 में से हमने कितने निकाल लिए, 2 निकाल लिए, यानी 12C2 हमने निकाल लिया। और इसके अंदर भी 52 नहीं बचे, कि एक कार्ड खो चुका है तो कितने बचे, 51, ठीक है। कि एक कार्ड खो जाने पर 2 कार्ड निकालना है, और इसमें से सपोज करो ये खो गया तो ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 × 11, 51 × 50, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि एक कार्ड खोया गया है जो कि डायमंड का नहीं है, फिर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड का है। तो देखो 51 में से 2 कार्ड निकाले, अभी खोया हुआ कार्ड क्या है, डायमंड का नहीं है, डायमंड का नहीं, तो वो हमारे तो पूरे 13 ही बचे, तो 13C2। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 13 × 12/51 × 50, ये हमने निकाला। अब ये पूछ रहा है कि मैं जानता हूं कि 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड, कि वो डायमंड का ही है कार्ड, यानी P ऑफ E1/A। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1, P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A/E2, ठीक है। तो P ऑफ E1 कितना है, 3/13 डॉट P ऑफ A/E1 कितना है, 12 × 11/51 × 50 अपॉन 3/13 इंटू 12 × 11/51 × 50 प्लस 3/4 12/52 यानी कि 3/13। ये मैंने गलत कर लिया कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड,
इधर आएगा 13/52, 13 में से एक खोएगा तो ये आएगा 1/4। ठीक है, तो अंदर क्या लिखेंगे 1/4, इधर भी क्या आएगा 1/4, तो इधर आएगा 3/4 इंटू 13 इंटू 12/51 इंटू 50। क्लियर है? आइए अब सॉल्व करते हैं। देखो ये चीज़ 51 देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कितना बच गया 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन, इसमें सेम इसी तरीके से 3 इंटू 11 51 अब इंटू 50 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 अपॉन 51 इंटू 50। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 3 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 ऐसा कैसा, इसका एलसीएम लिया 51 इंटू 50, तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 13, तो इससे ये कट गया, तो क्या बच गया 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33 प्लस 11 9 ज़ा 117। जब मैंने इसको प्लस करा तो 33 अपॉन 150, जब मैंने इसको कट करा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 11/50। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से करते हो कैलकुलेशन, इजी से इजी बना के। तो 11/50 हमारा आंसर आया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस चीज़ को ध्यान रखें। 11th क्लास का टॉपिक है, सी को ओपन करने का। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल, 2 balls are drawn 1 by 1 at a time at random without replacement. If second drawn half is red, then what is the probability that first drawn ball is also red? ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों को यादृच्छिक चयन किया गया है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती हो तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है? ठीक है, हम कहते हैं E1 और E2 और एक ए। सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉल इज रेड, जो फर्स्ट बॉल सिलेक्ट करा, सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉल इज रेड, कि सिलेक्ट पहला बॉल रेड है। सिलेक्टिंग सेकंड बॉल इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक, कि सेकंड बॉल ब्लैक है। और ए मैंने मान लिया, इसने हमसे क्या पूछा है कि सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड, कि सेकंड बॉल भी रेड है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो मैंने बोल दिया सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल इज रेड। तो देखो एक बैग है जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल, 7 ब्लैक बॉल है। तो इसमें से एक बॉल सिलेक्ट करी, हम कह रहे हैं P of E1 जो है सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉल इज रेड। मैं कह रहा हूँ कि पहली बॉल सिलेक्ट की गई रेड है, यानी P of E1 इज इक्वल टू 3/10, और सेकंड बॉल ब्लैक है तो इसका मतलब 7/10। ठीक है, इसमें तो नो डाउट्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कह रहे हैं कि सेकंड बॉल इज रेड, तो हम अगर मुझे P of A/E1 निकालना है तो मैं ये जानता हूँ कि पहली बॉल निकाली गई रेड है। E1 क्या है? पहली निकाली गई बॉल रेड है, कि मैंने इसमें से एक रेड निकाल ली, तो इधर क्या बच गई 2 बच गई। कितने में से?
9 में से, तो क्यों एक निकाल ली, एक निकाल चुके तो उधर कितनी रह गई 9 और ये कितनी रह गई 2। तो इसका मतलब मैं जानता हूँ कि पहली बॉल अगर रेड है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल भी रेड है, तो P of A upon E1 इज इक्वल टू 2/9। अब मैं कहता हूँ P of A upon E2, मैं ये कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि दूसरी बॉल ब्लैक निकाली गई है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल रेड है सेकंड बॉल रेड है। अगर पहली बॉल ब्लैक निकाली गई, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 रह गई इधर बॉल रेड और इधर कितनी, ये कितनी रह गई 6, इससे हमें मतलब नहीं है, तो 3/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/9। आप लोगों को समझ में आया 2/9 और 3/9 कैसे आया, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मैं जानता हूँ कि सेकंड बॉल रेड है, मैं क्या जानता हूँ कि सेकंड बॉल रेड है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रथम बॉल भी रेड होगी, यानी P of E1 भी रेड होगा। तो देखो मैं जानता हूँ आराम से फॉर्मूला, P of E1 डॉट P of A upon E1, P of E1 डॉट P of A upon E1 प्लस P of E2 डॉट P of A upon E2। तो P of E1 की वैल्यू कितनी आई 3/10 इंटू 2/9 अपॉन 3/10 इंटू 2/9 प्लस 7/10 इंटू 3/9, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसी तरीके से ये 5 और 3। अब इसको करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये तो बच गया हमारा 1/15, 1/15 अपॉन 1/15 प्लस 7/30। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो 1/15 अपॉन इसका एलसीएम आया 30, तो 2 + 7 यानी 1/15 इंटू 30/9, तो 15 2 जा 30 यानी 2/9। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमें मालूम है कि सेकंड बॉल रेड है तो पहला बॉल भी रेड था, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/9। यह हमारी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट हुई। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो आप मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश